हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। आज की क्लास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए संस्कृत की क्लास को आज यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में याद रखिएगा आज का आपका टॉपिक रहेगा संज्ञा, लिंग एवं वचन। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं और इनसे हर बार आपको 2 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि संज्ञा एवं लिंग से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण से समझिए। अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं उसका हमको यहाँ पे उदाहरण देना है और लिंग किसे कहते हैं उसको उसकी परिभाषा बताना है और उदाहरण भी लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। याद रखिएगा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। ये हो गई आपकी संज्ञा की परिभाषा। साथ में इसके उदाहरण याद रखिएगा। संज्ञा के निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेज, कुर्सी, मथुरा, दिल्ली, एरावत, महात्मा गांधी, सुंदरता, बुराई। इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या और बेहतर आप लिखना चाहते हैं तो आप डालिएगा संज्ञा के उदाहरण। उसके बाद यहाँ पे आपने जो परिभाषा बताई थी, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो यहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति के नाम डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे व्यक्ति का नाम और लिख देंगे जैसे राम, मोहन। इस प्रकार से दूसरी यहाँ पे था स्थान, तो स्थानों के नाम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से हेडिंग डालकर, मथुरा, दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, काशी। उसके बाद यहाँ पे था उसके भाव को संज्ञा कहते हैं, तो भावों के नाम यहाँ पे देखिए लिख देंगे सुंदरता, बुराई, बुढ़ापा, मिठास, प्रेम। ये सभी भाव को प्रदर्शित करने वाले नाम हो गए। इस प्रकार से आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं और इसके उदाहरण भी आप याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम उदाहरण में लिख सकते हैं, किसी स्थान का नाम और किसी भाव का नाम तथा किसी भी प्राणी का नाम यहाँ पे इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है कि संज्ञा के भेद बताइए। याद रखिएगा संस्कृत में संज्ञा के सिर्फ 3 ही प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये 3 ही आपके संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। हिंदी में संज्ञा के भेद पूछे जाए तो हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होंगे, किंतु संस्कृत में संज्ञा के 3 ही प्रकार होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। याद रखिएगा वे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान व भाव का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, पहाड़, जेल, विद्यालय, चिकित्सालय। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। वे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का व भाव का बोध कराते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दोनों परिभाषाओं में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। याद रखिएगा यहाँ पे देखेंगे वे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान व भाव का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, किंतु वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ इसमें आपको जाति या समूह ऐड करना है और आपकी परिभाषा आपकी सेम हो जाएगी। इसके उदाहरण याद रखिएगा, जैसे पुरुष, गेंद, घर। जात का अर्थ होता है, जैसे यदि कोई बॉय है जातिवाचक संज्ञा हो गई, किंतु यहीं पे यदि बॉय में यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी का नाम लिख दिया जाए जैसे राम, तो ये फिर आपका व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि बॉय में हर किसी का नाम अलग अलग होता है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। लेकिन यहाँ पे बॉय अर्थात जो लड़का शब्द था ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये डिफरेंस आपको याद रखिएगा। जैसे इसी में यदि आपसे कह दिया जाता है, जैसे यहाँ पे पुरुष दिया हुआ है, ये आपका जातिवाचक आ गया, किंतु यहीं पे पुरुष के अंदर यदि यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जाए जैसे मोहन, तो ये जो मोहन है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रखिएगा, जैसे आप टीचर कहते हैं या यहाँ पे लिख दिया टीचर, तो टीचर आपके क्या हो गई, जात को व्यक्त कर रहा है, तो ये इसके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, उसके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। यहीं पे यदि टीचर का हम नाम लिख दें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस अंतर को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा, ये सभी क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। तो इसकी परिभाषा क्या थी, वह शब्द जो किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, आपकी ये परिभाषा हो गई। संज्ञा के उदाहरण तो आप इसमें से 2-3 उदाहरण आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद यदि परीक्षा में पूछा जाता है संज्ञा के भेद बताइए, तो आपको ये तीनों संज्ञा के प्रकार लिख के आना है। यदि पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, तो आपको ये परिभाषाएं इस प्रकार से लिख के आइएगा। संज्ञा के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। याद रखिएगा, लिंग की परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और इसकी परिभाषा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की पुरुष अथवा स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पुरुष अथवा स्त्री जात का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके लिंग कहलाते हैं। इसके उदाहरण याद रखिएगा, आगरा, मसूरी, नैनीताल, थैला, बकरी, बैल, ये इसके उदाहरण हो गए। तथा लिंग के भेद याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे जाते हैं लिंग के भेद बताइए, तो याद रखिएगा संस्कृत में 3 लिंग के भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा याद रखिएगा नपुंसक लिंग। ये 3 आपके लिंग के भेद रहेंगे जो कि संस्कृत में रहते हैं। इसमें यदि आपसे पुल्लिंग की परिभाषा पूछी जाती है तो याद रखिएगा, वे शब्द जिससे पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसके उदाहरण याद रखिएगा, गेंडा, शेर, ताजमहल, शिक्षक, ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा बताइए। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा याद रखिएगा, वे शब्द जिससे स्त्री जात का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, दिल्ली, लड़की। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे कोई शब्द आ गया गाय, इसको आपको पहचानना है कि ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। तो इसके लिए कुछ आपको ये 2-3 शब्द आपको याद रखना है, मेरा, मेरी, और दूसरा है अच्छा और अच्छी। ये अगर शब्द आप याद रखते हैं तो आप आसानी से इन शब्दों को पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग हो गए कि पुल्लिंग। जैसे गाय दिया हुआ है तो गाय के आगे यदि मेरा लगाएंगे तो मेरा गाय या मेरी गाय, तो आप कहेंगे मेरी गाय, अर्थात सही तरीके से कौन बैठ रहा है, मेरी गाय बैठ रही है। तो यहाँ पे जो मेरी है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है नपुंसक लिंग। याद रखिएगा, यदि इसकी परिभाषा आती है तो वे शब्द जिससे ना स्त्री जात का बोध हो और ना ही पुरुष जात का बोध हो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए जैसे गुरुत्तम, महत्तम, लघुत्तम, या फिर पर्व, अहम, ये सभी क्या हो गए, नपुंसक लिंग के आपके उदाहरण हो गए। तो इन्हें आप याद रखिएगा। आपने संज्ञा के भेद और उसके उदाहरण पढ़ लिए, आपने लिंग के प्रकार और उसकी सभी परिभाषाओं को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वचन। वचन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो वचन की परिभाषा याद रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। इस परिभाषा को याद रखिएगा। इसमें जैसे शिक्षक छात्र के साथ हैं, शिक्षक छात्रों के साथ हैं, तो इसमें आपने देखा शिक्षक छात्र के साथ हैं तो छात्र क्या हो गया, यहाँ पे एक वचन हो गया। किंतु यहाँ पे छात्रों के साथ हैं अर्थात बहुत सारे छात्र हो गए, अर्थात ये आपका बहुवचन के अंतर्गत चला जाएगा। अब इसके बाद वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा आपने याद कर ली, 1-2 उदाहरण हो गए। अब यहाँ पे वचन के आपको भेद याद रखना है कि वचन के 2 प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन की परिभाषा याद रखिएगा, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या 1 होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या 1 होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन के उदाहरण हो गए कुत्ता, सियार, साइकिल, मोटर, गेंद, फुटबॉल, बल्ला, ये सभी आपके एक वचन के उदाहरण हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा याद रखिएगा, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के 1 से अधिक संख्या में होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय,
कुत्ते, साइकिलें, बसें, खिलौने, पुस्तकें। ये आपके बहुवचन की परिभाषा हो गई। ये आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इन्हें एक बार और देख लीजिए। यदि अति लघुत्तरी में ये प्रश्न आते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं, या लिख सकते हैं वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है लिंग का अर्थ बताइए। तो लिंग का अर्थ है चिन्ह, जिसके द्वारा ये ज्ञात होता है कि अमुक शब्द संज्ञा स्त्री जात के लिए प्रयोग हुआ है या अमुक शब्द पुरुष जात के लिए, उसे हम लिंग कहते हैं। यदि आपसे यहीं पर लिंग के प्रकार पूछे जाएं, तो लिंग के प्रकार लिख दीजिएगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें आप चाहे तो नपुंसक लिख सकते हैं, किंतु आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है वचन का अर्थ बताइए। तो वचन का अर्थ क्या होता है, अर्थात वचन की आपको परिभाषा बताना है, और वचन का अर्थ यहाँ पे संख्या भी रहता है। पॉइंट याद रखिएगा, वचन का अर्थ संख्या होता है, किंतु यहाँ पे परिभाषा है कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। इसके बाद कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिएगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो याद रखिएगा संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। दूसरा है संस्कृत भाषा में कितने लिंग हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो याद रखिएगा संस्कृत में 3 लिंग होंगे आपके। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नेक्स्ट प्रश्न है वचन के भेद कितने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो याद रखिएगा संस्कृत में वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। नेक्स्ट है युवावस्था संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो युवावस्था शब्द है, इसको बताना है ये कौन सा संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा युवावस्था गुण और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है ऋतु शब्द कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग। याद रखिएगा ये जो ऋतु शब्द है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शरद का लिंग है। यहाँ पे शरद जो शब्द दिया हुआ है इसका लिंग बताना है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग। तो ये जो शरद शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपका संज्ञा टॉपिक कंप्लीट होता है। साथ में लिंग टॉपिक और वचन, ये 3 महत्वपूर्ण आपके टॉपिक समाप्त होते हैं। संस्कृत में इनसे हर बार आपका प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनकी परिभाषा, इनके प्रकार और इनके उदाहरण अवश्य याद कर लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, तथा जो टॉपिक आपको या जो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे हम पहले कंप्लीट करवा देंगे। साथ में सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।